जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भाषा विज्ञान के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं, हमारे देश में लगभग कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आज इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं भाषा विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं भाषा शब्द की। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। इस भाष धातु का मतलब होता है कहना, बतलाना, विचार प्रकट करना। भाषा शब्द के बारे में बात करते हैं। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से बना हुआ है। इस भाष धातु का मतलब होता है कहना, बतलाना, विचार प्रकट करना। ठीक है। अब बात करते हैं भाषा की बहुत अच्छी परिभाषा की, कैसे हम दे सकते हैं। तो भाषा एक माध्यम है, एक साधन है। भाषा क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के सामने प्रकट करता है बोल करके, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के भाव या विचार को समझता है। यही भाषा है। क्या परिभाषा हुआ? भाषा क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, कहता है, बोलता है, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के भाव या विचार को सुन करके समझता है। यही भाषा है, इसे ही भाषा कहते हैं। इसमें दो बातें आती है। पहला, सबसे पहले हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम या साधन है, जिसके द्वारा एक मनुष्य अपनी मन के भाव या विचार को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के मन के भाव या विचार को सुनकर समझता है। इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा एक माध्यम या साधन है, जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने मन के भाव या विचार को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के मन के भाव या विचार को सुनकर समझता है। इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दो बातें आती है। पहला कि साधन क्या है या माध्यम क्या है, दूसरा ये विचार क्या है। ये दोनों चीज़ों के बारे में अभी बताते हैं। मान लिया ये दो व्यक्ति हैं। अब ये दोनों बातचीत करना चाहते हैं,
ये अपने मन के भाव या विचार को इस व्यक्ति को बतलाना चाहता है। तो कैसे बतलाएगा? ये व्यक्ति जो है अपने मन के भाव या विचार को जो भी इसके मन में है वो इस व्यक्ति को बतलाना चाहता है। तो कैसे बतलाएगा? या इस व्यक्ति के पास मन में कुछ है या विचार है तो ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को बताना चाहता है। तो कैसे बतलाएगा? इसके लिए वह अपने मुख से कुछ आवाज़ें निकालेगा, कुछ ध्वनियाँ निकालेगा, कुछ बातचीत निकालेगा, जो उसके मन में जो विचार है वो उसको बतलाएगा। तो ये व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को इस व्यक्ति को अपने मुख से, अपने मन के अंदर जो उसके मन के अंदर जो बातचीत है उस बातचीत को अपने होठों की आवाज़ में बदल करके इस व्यक्ति को बतलाएगा। तो वो कैसे बतलाएगा? किसके माध्यम से बतलाएगा? वो जो आवाज़ वो निकाल रहा है, जो भी वो बातचीत या अपने मुख से बोल रहा है, वही क्या है? भाषा है। वही क्या है? भाषा है। या ये किस माध्यम से समझ रहा है? भाषा के माध्यम से। तो वही जो भाषा है वही क्या है? एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। दूसरा बात करते हैं विचार की, कि विचार क्या है? विचार क्या है? विचार हमारे आत्मा की अध्वनात्मक बातचीत है। विचार हमारे आत्मा की अध्वनात्मक बातचीत है। जो भी हम अपने मन में सोच रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, जब तक हमने उसको अपने होठों से बोल नहीं दिया, जब तक वो हमारे अंदर है तब तक वो विचार है। और जब हम उसको अपने होठों से बोल दिया, उसको हमने ध्वनि का रूप दे दिया, आवाज़ का रूप दे दिया, तब वो भाषा बन गया। तब वो क्या बन गया? भाषा बन गया। तो विचार क्या है? हमारे आत्मा की आवाज हीन बातचीत। विचार क्या है? हमारे आत्मा की आवाजहीन बातचीत। क्या है? हमारे आत्मा की आवाजहीन बातचीत। अच्छा, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हमारे मुख से जो भी निकलता है वो क्या एक भाषा है? एक भाषा है। या जो भी विचार हमारे दिमाग से निकलता है, जो भी हम अपने होठों से जिसको आवाज़ में बदल करके बोल रहे हैं विचार को, तो वो क्या सभी के सभी भाषा है? नहीं। भाषा वही है जो आपके मुख से जो आवाज़ें निकल रही है उसका कोई ना कोई मतलब है। यानी हमारे मुख से निकली हुई जो सार्थक ध्वनियाँ हैं वही भाषा है। हमारे मुख से निकली हुई जो सार्थक ध्वनियाँ हैं वही भाषा है, और जो निरर्थक ध्वनि है वो भाषा नहीं है। अब बात करते हैं कि पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं। तो पूरे विश्व में लगभग 6000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, और उन 6000 भाषाओं में 23 भाषाएं ही ऐसी हैं जिसको लगभग पूरे पृथ्वी की आधी आबादी बोलती है। तब आप सोचते हो कि बाकी सब भाषाओं का क्या हुआ? तो बाकी भाषाओं को बोलने वाले आज बहुत कम लोग हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन से लोग हैं जो एक भाषा को बोलते हैं, या सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए देखते हैं। तो इसको जानने से पहले हम आपको दो बातें बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। किसी भी भाषा को बोलने वाले या बातचीत करने वाले या जानने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहला, किसी भी भाषा को जानने वाले या कहने वाले या बोलने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले का कहते हैं नेटिव स्पीकर। क्या कहते हैं? नेटिव स्पीकर। दूसरे का कहते हैं नॉन नेटिव स्पीकर। अब ये दोनों क्या चीज़ है भाई? तो किसी भी भाषा का नेटिव स्पीकर्स उसको कहते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी हम लोग जान लेते हैं। नेटिव स्पीकर्स का मतलब हुआ पैदाइशी बोलने वाले, पैदाइशी बोलने वाले और पैदाइशी नहीं बोलने वाले।
पैदाइशी नहीं बोलने वाले। अब ये दोनों चीज़ क्या है भाई? तो किसी भी भाषा को बोलने वाले, जानने वाले या पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नेटिव स्पीकर्स, एक होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। हिंदी में अगर बात किया जाए तो पैदाइशी बोलने वाले और पैदाइशी नहीं बोलने वाले। अब बात करते हैं, इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी भाषा के नेटिव स्पीकर्स उसको कहते हैं जिसने उसी भाषा में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जैसे कोई बच्चा जो है अपनी माता पिता से इसी भाषा को सीख करके बड़ा हुआ, या जन्म लिया और इसी भाषा को सबसे पहले सुना और इसी भाषा को बोलते हुए, पढ़ते हुए या जानते हुए, लिखते हुए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और चले गए। तो ये होते हैं उस भाषा के नेटिव स्पीकर्स। दूसरा होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो नॉन नेटिव स्पीकर्स उसको कहते हैं जो भाषा को, उनका अपना भाषा नहीं होता है, वो भाषा में बचपन से उसको नहीं सीखते हैं, वो भाषा को अपने माता पिता से नहीं सीखते हैं, वो भाषा को वो सीखते हैं पहले, यानी वो भाषा को वो सीख करके बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो उसको कहते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। क्या कहते हैं? नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो पैदाइशी बोलने वाले वही हुए जो बचपन से ही उसको सीख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, पूरा ज़िंदगी उसी में गुजार दे रहा है। और नॉन नेटिव स्पीकर वो हुआ जो उसको सीख करके बोल रहा है, किसी भाषा को सीख करके बोल रहा है। तो किसी भी भाषा को जानने वाले या बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नेटिव स्पीकर्स और एक होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। अब और उदाहरण के साथ अगर बताया जाए तो हम लोग हिंदी के क्या हैं? नेटिव स्पीकर्स हैं, लेकिन इंग्लिश के क्या है? नॉन नेटिव स्पीकर्स। क्योंकि इंग्लिश को हमने बचपन से नहीं सीखा, अपने माता पिता से तो नहीं सीखा, हमने क्या किया कि उसको सीखा और सीख करके बोला, पढ़ा, लिखा। तो उस भाषा के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए हम लोग क्या हो गए? नॉन नेटिव स्पीकर्स। क्या हो गए? नॉन नेटिव स्पीकर्स। और हिंदी के लिए क्या हो गए? नेटिव स्पीकर्स। तो अगर नेटिव स्पीकर्स और नॉन नेटिव स्पीकर्स को मिला करके, नेटिव स्पीकर्स और नॉन नेटिव स्पीकर्स को मिला करके बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के लोग हैं, समझिए, एक बात और समझिए कि नेटिव स्पीकर्स को भी मिला दिया जाए, यानी नेटिव स्पीकर्स को भी मिला दिया जाए और नॉन नेटिव स्पीकर्स को भी मिला दिया जाए। दोनों को अगर मिला दिया जाए और पता किया जाए कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के लोग हैं, सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के लोग हैं, तो इसका आंसर आएगा, इसका उत्तर आएगा इंग्लिश भाषा। क्या आएगा? इंग्लिश भाषा। क्या आएगा? इंग्लिश भाषा। पहला नंबर पर कौन आएगा? इंग्लिश भाषा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? चाइनीज। कौन आएगा? चाइनीज भाषा आएगा। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? हिंदी भाषा, जो हमारा अपना है, अपने देश का है, हिंदी भाषा। पहला नाम है अंग्रेजी, दूसरा चाइनीज और तीसरा हिंदी। यानी हमारी भाषा जो है तीसरे नंबर पर है। कैसे है? नेटिव स्पीकर्स और नॉन नेटिव स्पीकर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिला करके बोलने वाले सबसे ज़्यादा किस भाषा के हैं? इंग्लिश भाषा के। दूसरा नंबर पर चाइनीज है, तीसरा नंबर पर हिंदी भाषा के हैं। अब अगर बात किया जाए केवल नेटिव स्पीकर्स की, केवल नेटिव स्पीकर्स की, कि अगर केवल नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के लोग हैं? अब बताइए कि नेटिव स्पीकर्स तो अधिकतर, अगर नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए तो किसी एक ही देश के लोग रहेंगे, किसी एक ही देश के लोग रहेंगे। तो अब बताइए कि अगर नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए तो किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिल्कुल सही, चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक है। चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक है, बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया लगातार, बहुत ज़्यादा उसकी जनसंख्या है। तो अगर उसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ की जो भाषा होगी, वहाँ के बोलने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। अगर नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए, केवल नेटिव स्पीकर्स की अगर बात किया जाए केवल कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा चाइनीज भाषा। कौन सी भाषा? चाइनीज भाषा। कौन सी है? चाइनीज भाषा। चाइनीज भाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है नेटिव स्पीकर्स के अनुसार, जो केवल इसी भाषा को बोलते हैं, जो केवल इसी भाषा को
बोलते हैं। इस भाषा को बोलने वाले लोग के अनुसार सबसे ज़्यादा चाइनीज भाषा बोली जाती है। कहाँ के लोग बोलते हैं? चाइना के। कहाँ के लोग बोलते हैं? चाइना के। दूसरे नंबर पर आता है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत से देशों में बोली जाती है, बहुत से देशों की राष्ट्रभाषा है। जैसे अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, कनाडा का है, बहुत से देशों का है। यूरोप में अधिकतर देशों का इंग्लिश है। तो अगर वहाँ के लोग भी पैदाइश नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वहाँ के लोग बोलते हैं, बच्चे से ही बोलना शुरू कर देते हैं, बुढ़ापे तक जाते हैं, मर भी जाते हैं इसी भाषा को बोलते बोलते। तो दूसरे नंबर पर इंग्लिश ही आती है। अब बात करते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन आता है। तो तीसरे नंबर पर फिर हमारी हिंदी आ जाती है। फिर हमारी हिंदी आ जाती है। यानी कि अगर नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए और नॉन नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए, नेटिव स्पीकर्स की बात किया जाए तब भी हिंदी है, और ये दोनों नेटिव और नॉन नेटिव दोनों मिलाकर के बात किया जाए तब भी हिंदी हमारी तीसरे स्थान पर है। यानी हमारी भी संख्या कम नहीं है, हम भी चढ़ले हैं, हमारी जनसंख्या भी बहुत अधिक है। दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या है ना देश में के अनुसार, तो हमारी भाषा जो हिंदी है वो भी जो है बहुत अधिक है। ये तो एक तो और बात करिए कि हमारे देश में तो इतना भाषाएं हैं कि मत कहिए। हमारे देश में इतने भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। अगर पूरे देश में अगर बोली जाती हिंदी तो हम लोग सबसे टप जाते हैं, सबसे आगे हम ही लोग रहते हैं। एक बात आप लोग को बताना भूल गए कि यदि हम लोग के मुख से अगर सार्थक ध्वनि निकलती है तो उसको भाषा कहते हैं। तो क्या पशु पक्षी भी अपने मुख से जो ध्वनि निकालते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, तो क्या वह भी भाषा है? क्या वह भी भाषा है? यानी जो पशु पक्षी जो भी आवाज़ निकालते हैं तो उसको भी हम लोग भाषा बोलेंगे? तो नहीं, क्योंकि हमारे विद्वानों ने जो है उसको भाषा के वर्ग में नहीं रखा है, भाषा की सूची में नहीं रखा है। क्योंकि हमारे विद्वानों ने उसकी आवाज़ को, पशु पक्षियों की आवाज़ को, पशु पक्षियों की बोली को, उनके ध्वनि को, उनकी आवाज़ को भाषा में नहीं रखा है। उनकी आवाज़ को हमारे विद्वानों ने बोली में रखा है। उनको क्या, किस चीज़ में रखा है? बोली में रखा है। यानी पशु पक्षी की जो बोली है, उनकी जो आवाज़ है, उसको भाषा नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। पशु पक्षी की आवाज़ को बोली कहते हैं। तो भाषा, सभी भाषाओं की अगर बात किया जाए तो सभी भाषा जो है 3 तरह के होते हैं। सारे के सारे भाषाएं जो है 3 तरह के होते हैं। किसी भी भाषा की अगर बात किया जाए तो सभी भाषाएं 3 तरह की होती हैं। अगर हिंदी की बात किया जाए, इंग्लिश की बात किया जाए तो सभी भाषाएं 3 तरह की होती है। पहला नंबर पर देख लेते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, पहला नंबर पर आता है मौखिक भाषा। क्या आता है? मौखिक भाषा। क्या आता है जी? मौखिक भाषा। इसको हम लोग अंग्रेजी में अगर बात किया जाए कि इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, तो इसका अंग्रेजी में नाम है ओरल लैंग्वेज। क्या नाम है? ओरल लैंग्वेज। क्या नाम है? ओरल लैंग्वेज। इसका और भी नाम है जी अंग्रेजी में, इसका अंग्रेजी में और भी नाम क्या है? वर्बल लैंग्वेज। क्या नाम है? वर्बल लैंग्वेज। दूसरा नंबर की बात करें कि दूसरे प्रकार का क्या अंश है, तो दूसरे प्रकार का है आपका लिखित भाषा। कौन सा है? लिखित भाषा। अगर इसको अंग्रेजी में बात करें कि इसका अंग्रेजी में नाम क्या है जी, तो इसका अंग्रेजी में नाम है आपका रिटेन लैंग्वेज। क्या नाम है? रिटेन लैंग्वेज। रिटेन लैंग्वेज। क्या नाम है जी? रिटेन लैंग्वेज। कर 2 नाम है भाई, तो इसका भी 2 नाम होना चाहिए। इसका नाम है आपका नॉन वर्बल लैंग्वेज। क्या नाम है? नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में आपका है सांकेतिक भाषा। कौन सा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइनेड लैंग्वेज। क्या कहते हैं जी? साइनेड लैंग्वेज। हाँ, अभी 3 तरह की भाषाएं हैं, नहीं भाषाएं नहीं, सॉरी, भाषा के 3 प्रकार हैं। तो बताइए कि पहला नंबर पर है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ये भाई, ये सब है क्या भाई? क्या चीज़ है? किसका नाम है? देखिए, तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को बोल करके दूसरे व्यक्ति को प्रकट करता है, दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, दूसरे व्यक्ति को कहता है, बतलाता है, सुनाता है। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि जो पहला व्यक्ति जो कहा सुनाया उसको सुन करके उसको समझता है। फिर से सुनिए
मौखिक भाषा किसे कहेंगे? मौखिक भाषा उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को बोल करके सामने वाले व्यक्ति को कहता है और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके मन के भाव या विचार को सुन करके समझता है, तो इसको कहेंगे हम क्या? मौखिक भाषा। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है आपका? इंटरव्यू। क्या है? इंटरव्यू। और जिसको हिंदी में वार्तालाप कहिए, वार्तालाप। और टीवी, रेडियो, और बात किया जाए टेलीफोन या मोबाइल पर आप हम लोग जो आज रोज़ बात करते हैं, ये सब के सब क्या है? या समान बातचीत जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुन करके समझ रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा है। दूसरा बात करते हैं लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा किसे कहेंगे? तो लिखित भाषा उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार या किसी भी चीज़ को लिख करके प्रकट करता है, अपने मन के भाव या विचार को लिख करके प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति के मन के भाव या विचार जो लिखा हुआ था उसको पढ़ करके समझता है। क्या करता है? पढ़ करके समझता है। पहला व्यक्ति क्या कर रहा है? लिख दे रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको पढ़ करके समझ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ करके समझ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा। क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे इसको। क्या कहेंगे जी? लिखित भाषा कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को लिख करके प्रकट करता है, लिख करके सूचित करता है, लिख करके दिखाता है, लिख करके बतलाता है, लिख करके कहता है, और पहला व्यक्ति जो है उसको पढ़ करके समझता है, तो उसको कहेंगे लिखित भाषा। क्या कहेंगे? लिखित भाषा। इसके उदाहरण की अगर बात किया जाए तो आपका अखबार सबसे बढ़िया चीज़ है। अखबार। और क्या चीज़ है? चिट्ठी पत्री जो आप हम लोग देते हैं, चिट्ठी। और पत्रिका। सबसे बढ़िया चीज़ किताब आदि। ठीक है। हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। सबसे बढ़िया भाषा सांकेतिक भाषा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइनेड लैंग्वेज। तो सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को एक विशेष प्रकार के संकेत के माध्यम से प्रकट करता है। फिर से सुनिए, साइनेड लैंग्वेज उसे कहते हैं या सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को विशेष प्रकार के संकेत, विशेष प्रकार के सिग्नल, विशेष प्रकार के कोड के माध्यम से प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसको समझता है। दूसरा व्यक्ति उसको, उसके संकेत, उसके इशारे, उसके सिग्नल को समझता है, तो उसको कहते हैं साइनेड लैंग्वेज। क्या कहते हैं? साइनेड लैंग्वेज। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया उदाहरण इसमें है यातायात का सिग्नल, यातायात संकेत, यातायात संकेत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। और अगर बात किया जाए तो रेलवे सिग्नल, रेलवे भी सिग्नल, रेलवे जो चलती है, ट्रेनें जो चलती है उस सिग्नल के माध्यम से चलती है। लाल, हरा, पीला। लाल पर रोका जाता है, हरा पर रपेट दिया जाता है, और पीला पर धीरे चलाया जाता है। धीरे मतलब उतना धीरे, जैसे धीरे इतना चलाया जाता है कि उसको कहीं पर भी रोक लिया जाए, तो रेलवे सिग्नल। और उदाहरण की बात किया जाए तो आजकल जो है नए नए ज़माने के जो लड़के लड़कियां हैं वो इसी भाषा में बात करते हैं, इसी भाषा में बात हो जाता है जी। समझ गए? घरे लड़की छत पर है, लड़का नीचे से साइनेड लैंग्वेज में ही बात कर लिया, और समझ है वही दोनों समझ सका, बाकी जो उसको देख रहा था उसके इशारे को बाकी दूसरा कोई समझ नहीं सका। समझ गए? तो यही है साइनेड लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन सी है? इन तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन है और सबसे आसान भाषा कौन है? कौन सी है जी? कौन सी है आपके अनुसार बताइए, कौन सी है? तो इसमें सबसे आसान जो भाषा है वो है मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा, सबसे आसान चीज़। इस भाषा में कोई भी व्यक्ति बात कर लेता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बात आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसमें सिंपली क्या करना है, आपको मुख से बोलना है और सामने वाला व्यक्ति इसको सुनेगा, सुन करके समझेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। अगर गाली देते हैं तो आपको भी समझाइए देगा। गाली भी एक भाषा हो गया है आजकल। अब देखिए, लिखित भाषा उससे कठिन है,
आपको अगर लिखित भाषा अगर समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अक्षर को जानना पड़ेगा। किसी भाषा को लिखने का तरीका होता है तो उसके लिखने का तरीका की जानकारी होना जरूरी है। सबसे कठिन जो होता है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि आपको जो भी इशारे किया जा रहा है या जो भी संकेत दिया जा रहा है उस संकेत की भली भांति आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे लड़का लड़की लोग अगर बात करते हैं सांकेतिक भाषा में तो वो लोग पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, तो दोनों समझ जाते हैं फिर बात करते हैं तो। लेकिन दूसरा का नहीं समझ में आता, ससुर जी को समझ में ही नहीं आता है और बाकी दोनों को समझ में आ जाता है। दूसरी बात आप कहते हैं कि इसका एक और उदाहरण है मूक और बधिर जो बात करते हैं। मूक और बधिर, मूक मैंने जो बोल नहीं सकते हैं, स्पीकिंग इम्पेयर्ड हो गए वो, जो बोल नहीं सकते हैं, और बधिर मैंने जो कान से सुन नहीं सकते। बधिर मैंने बहरा और जो बोल नहीं सकते उसको मूक कहते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। अब बात करते हैं कि भाषा और कितने तरह की होती है। भाषा के तो बेसिक ही प्रकार हुए, सभी भाषाओं का बेसिक प्रकार हुए, लेकिन भाषा के और भी प्रकार है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है नंबर पर वो होता है आपका मातृभाषा। कौन सी होती है भाई? मातृभाषा। इसको अंग्रेजी में बात किया जाए तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मदर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? मदर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे जी? मदर लैंग्वेज। किसको कहेंगे भाई? किसको कहेंगे मातृभाषा जी? मातृभाषा उसको कहते हैं जिस भाषा को कोई बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। मातृभाषा उसको कहते हैं जिस भाषा को कोई बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई बच्चा तमिलनाडु में पैदा लिया है, कोई बच्चा तमिलनाडु में पैदा लिया है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? तमिल होगी। क्या होगी? तमिल। कोई बच्चा पश्चिम बंगाल में अगर पैदा लिया है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? बंगाली होगी। अब बताइए हमारे क्या होगी? हम तो बिहार में जन्म लिए हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी होगी। जरूर होगी हिंदी। हमारी भाषा क्या होगी जी? हिंदी होगी। तो मातृभाषा किसे कहेंगे? जिस भाषा को कोई बच्चा अपने माता पिता से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। नाम से ही सिद्ध हो रहा है, नाम से ही प्रकट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही इसका बता रहा है कि हम कौन सी भाषा है। मातृभाषा का मतलब माता का भाषा। किसकी भाषा? अपनी माँ की भाषा। जो हम जिस भाषा को हमने अपनी माँ से सीखा है वही क्या है? मातृभाषा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राजभाषा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। इसका और भी नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या नाम है जी? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये कौन सी भाषा होती है? नाम से ही समझ जाइए, राजभाषा। राज और भाषा यानी जिस भाषा में राज किया जाए, जिस भाषा में राज किया जाए, जिस भाषा में शासन चलाया जाए, जिस भाषा में शासन किया जाए वही क्या है? राजभाषा। या किसी भी देश की अपनी एक राजभाषा होती है और वही भाषा जो है उसके संसद भवन में चलती है। वही भाषा में कोई सरकार जो है कोई नोटिस निकालती है। वही भाषा में वो सारे सरकारी कार्यालय में होता है, काम करता है। सारे कार्यालय जो होते हैं उसी भाषा में अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, सूचना देते हैं। जनता और सरकार के बीच जो समन्वय स्थापित करने का जो सबसे बढ़िया माध्यम जो होता है वो राजभाषा होता है। राजभाषा ऐसी होता है जो जनता को समझ में आए, जो सारी जनता उसको समझती हो, उस प्रदेश की, उस राज्य की या उस देश की, उसी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का मतलब हुआ जो उस देश के सारे ऑफिसों में चलती है, सारे ऑफिसों में उसी भाषा में काम होती है, उसके न्यायालयों में उसी भाषा में काम होती है, उसके संसदीय काम जो होते हैं उसी भाषा में होते हैं, उसके विभागीय काम उसी भाषा में होते हैं। तो इस तरह की भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं।
तीसरे नंबर पर आता है आपका राष्ट्रभाषा। अब देखिए, कोई एक भाषा जो है कई देशों की राजभाषा हो सकती है। कोई एक भाषा कई देशों की राजभाषा हो सकती है, कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। अब जैसे देखिए, हमारे देश की राजभाषा क्या है? हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। हमारे देश के सारे ऑफिसों में, विभागों में सारे काम जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। अब बिहार की बात कर लीजिए, बिहार का सारा काम जो है हिंदी में ही होता है। तो हमारे बिहार की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। दूसरे नंबर पर उर्दू आता है। हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है जहाँ की राजभाषा इंग्लिश है। आप लोग जानते हैं? उस राज्य का नाम है नागालैंड। उस राज्य का नाम क्या है? नागालैंड। नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जो राजभाषा है, वो इंग्लिश है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? तो राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे जो उस देश के संविधान के द्वारा उसको मान्यता प्रदान कर दी गई है कि ये भाषा जो होगी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी। दूसरी बात कि राष्ट्रभाषा वैसे भाषाओं को चुना जाता है या बनाया जाता है जो वहाँ की बहुसंख्यक जनता जो है जिसको जानती है, समझती है या पढ़ती है या बोलती है, उसी को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है। राष्ट्रभाषा एक राष्ट्रीय अस्मिता का भी प्रतीक होता है। एक सांस्कृतिक, एक आध्यात्मिक, एक व्यापारिक, एक बहुत ही सम्मानजनक चीज़ होता है किसी देश में इस तरह की कोई भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल जाना। तो दुर्भाग्य से हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है। चौथे नंबर पर अगर बात किया जाए तो एक होता है आपका बोली। अभी बोली क्या चीज़ है भाई? बोली किसे कहेंगे? तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्षेत्रीय रूप, उसको बोली कहते हैं। चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। किसी भाषा को विभिन्न किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से बोले जाते हैं। उसका बोलने का टोन या ढंग अलग टाइप का होता है, इसी को बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी ले लीजिए, है तो हिंदी, लेकिन उसको बोलने का ढंग अलग है। समझिए, मगही बोलने का ढंग अलग है, ब्रज भाषा अलग है, हरियाणवी अलग है, मैथिली अलग है, अवधी अलग है। तो ये सब क्या है? बोली। यानी किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा का जो क्षेत्रीय ढंग होता है बोलने का, जो स्थानीय ढंग होता है, जो लोकल में जिस तरह से उसको बोलने का ढंग होता है, उसको बोली कहते हैं। जैसे बात कर लिया जाए, हमारे देश में जो है लगभग 10 किलोमीटर से इधर हो जाइएगा ना, तो आपको जो है बोलने का ढंग बदल जाएगा। एक दूसरा बोली के क्षेत्र में चले जाइएगा। जैसे अब जैसे आप मान लिया पटना में, आरा पहुंच जाइए, अलग बोली। पटना में आपको मगही, मैथिली सब बोलने वाले लोग हैं। लेकिन आप आरा चले जाइए, बक्सर चले जाइए, आपको भोजपुरी शुरू हो जाएगा। आप इधर चले जाइए, भागलपुर, बनारस, किशनगंज, तो आपको उधर अलग बोल जाएगा, मैथिली हो जाएगी। तो ये चीज़ होता है। तो बोली क्या होता है? किसी भी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है या क्षेत्रीय ढंग होता है बोलने का, उसको बोली कहते हैं। किसी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है बोलने का, या क्षेत्रीय ढंग होता है, या स्थानीय ढंग होता है, या लोकल रूप होता है जिसको बोलने का, उसको बोली कहते हैं। अब बात करते हैं विभाषा। ये विभाषा क्या होता है जी? नया नया चीज़ आ रहा है, विभाषा। ये विभाषा क्या होता है? तो विभाषा कहते हैं, जैसे अभी हम पहले क्या थे? बच्चा थे, बुतरू थे। तो हमारा जैसे जैसे विकास हुआ तो अब हमको लड़का कहने लगा। अब बहुत बड़ा हो गया तो आदमी लोग कहते हैं, और बड़ा हो जाएंगे तो बूढ़ा लोग कहेगा। तो जैसे जैसे किसी चीज़ का विकास होता है तो उसका अलग अलग नाम हो जाता है। तो जैसे किसी भी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्षेत्रीय ढंग होता है बोलने का, उसको बोली कहते हैं। अब यही बोली जब, इसी बोली का जब विकास हो जाएगा, यही बोली जब डेवलपमेंट कर जाएगा, विकास कर जाएगा, इसका जब विकास हो जाएगा, या विकासमेंट कहिए, विकासमेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ विभाषा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विभाषा। यानी बोली जो है तरक्की करके विभाषा बन जाता है। बोली तरक्की करके विभाषा बन जाता है।
अब बात करते हैं उपभाषा किसे कहते हैं। तो उपभाषा जो होता है बोलियों का समूह होता है, बोलियों का समूह, बोलियों के समूह को उपभाषा कहते हैं। अब बोली के विकास को, बोली की तरक्की को, बोली की उन्नति को विभाषा कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी देश की बहुसंख्यक लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज या कार्यालयी भाषा। मदर लैंग्वेज, पेरेंट्स लैंग्वेज या माता पिता का भाषा। माता पिता का भाषा। अब बात करते हैं लिपि की। लिपि हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं लिपि। हमारी हिंदी का लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहली दूसरी कक्षाओं से ही। तो ये लिपि क्या होता है, क्या होता है जी लिपि? लिपि को हिंदी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट माने लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए, ध्यान से सुनिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए हर एक जो शुद्ध भाषा होती है या जो मानक भाषा होती है, जिसको जिस बोली को भाषा का दर्जा मिल गया है, उस सभी भाषाओं को लिखने का एक ढंग होता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, जैसे इंग्लिश को हम लोग अलग ढंग से लिखते हैं, हिंदी को अलग ढंग से लिखते हैं, बंगला वाले लोग जो होते हैं उसको अलग ढंग से लिखते हैं, गुजराती अलग ढंग से लिखी जाती है, असमिया लोग अलग ढंग से लिखते हैं। तो हर भाषा को लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है। तो हर भाषा को लिखने के लिए हम लोग जिस चिन्हों का, जिस संकेतों का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का जो चिन्ह, भाषा को लिखने का चिन्ह ही लिपि कहलाता है। ठीक है, तो हर भाषा का अपना एक अलग लिपि होता है। जैसे हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, तमिल का अलग है, तेलुगु का अलग है, पंजाबी का अलग है, चाइनीज का अलग है, रूसी भाषा का अलग है। चलिए देखते हैं कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। सबसे पहले बात करते हैं अपनी भाषा हिंदी की। तो हिंदी की अपनी लिपि है जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। दूसरा बात करते हैं बांग्ला की। बांग्ला लिपि ही है। बात करते हैं तमिल की। तो तमिल की जो है तमिल लिपि ही है। अब बात करते हैं तेलुगु की। तेलुगु की ब्राह्मी लिपि है। बात करते हैं पंजाबी की।
पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। इंग्लिश की कौन सी लिपि है जी? रोमन लिपि, रोमन लिपि। चाइनीज का क्या है? चित्रलिपि, चित्रलिपि। चाइनीज और जापान दोनों का, जापान का है चित्रलिपि। बात करते हैं रूसी लिपि की, रशियन लैंग्वेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूसी भाषा, इसका है सिरिलिक लिपि, सिरिलिक लिपि। और कुछ बचा? मराठी देवनागरी लिपि। तो ये लिपि। तो किसी भी भाषा को मानक रूप ग्रहण करने के लिए, किसी भी भाषा को अगर मानक रूप लेना है, या किसी देश की या किसी राज्य की या किसी प्रांत की अगर राजभाषा बनना है, तो उसका लिपि होना बहुत जरूरी है। जैसे आज आप देखिए भोजपुरी कितना प्रचलित है, एक बोली है, भाषा तो नहीं है लेकिन बोली है, और ये एक इंटरनेशनल बोली है। ये जो है विदेशों में भी बोली जाती है। जैसे आपका मॉरिशस हो गया, सूरीनाम हो गया, त्रिनिदाद हो गया, फिजी है, ये सब देशों में जो है भोजपुरी जो है बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है। तो इस तरह से भोजपुरी जो है आज एक इंटरनेशनल बोली बन गया हो, समझे। लेकिन भोजपुरी का लिपि ही नहीं, आप जानते हैं भोजपुरी का लिपि ही नहीं है। तो भोजपुरी को भाषा बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लिपि है, क्योंकि उसको लिखने का कोई अलग तरीके का ढंग ही नहीं है। अगर भोजपुरी को किसी अलग तरीके से लिखने का ढंग होता तो वो भी एक भाषा होता है, बहुत अच्छी भाषा होता है, क्योंकि बहुत बढ़िया भाषा है वो। आजकल अधिकतर जो फिल्में बनती है वो भोजपुरी बोली पर ही बनती है, और किसी भी बोली में इतनी सारी फिल्में नहीं बनती हैं। चलिए अब बात करते हैं साहित्य की। किसी भी भाषा में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, साहित्य। अगर किसी भाषा में अगर साहित्य लिखा जा रहा है तो उस भाषा को बहुत ही अच्छी भाषा समझा जाता है और बहुत उन्नत दर्जे का भाषा समझा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साहित्य कहते किसे? साहित्य क्या चीज़ होता है जी? बहुत बार नाम सुनते हैं साहित्य, इसका साहित्य उसका साहित्य, लेकिन आज तक हमको पता नहीं कि साहित्य आखिर कहते किसको हैं, किसको साहित्य कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य क्या है? तो किसी भी भाषा में ज्ञान की बातों को, ध्यान से सुनिए, किसी भी भाषा में ज्ञान की बातों को, अच्छी बातों को, शिक्षाप्रद बातों को, शिक्षाप्रद चीज़ों को, अच्छे ढंग वाली चीज़ों को, नैतिकता भरी बातों को बहुत अच्छी तरह से सजा करके और संग्रहित करके, इकट्ठा करके और जमा करके रखा जाता है, उसको लिख करके ग्रंथ के रूप में। फिर से सुनिए, किसी भी भाषा में जो अच्छी भाषा होती है उसमें नैतिकता भरी बातों को, अच्छी बातों को, शिक्षाप्रद बातों को संजो करके और इकट्ठा करके और संग्रहित करके रखा जाता है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जो आज के ज़माने की जो संग्रहित चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो उनको ग्रहण कर सके, उनको इनके बारे में पता लग सके। तो ये जो संग्रहित ज्ञान का जो भंडार है, जो नैतिकता भरी ज्ञान का भंडार है, जिसको हमारे साहित्यकारों ने संजो करके रखा, संग्रहित करके रखा, इकट्ठा करके रखा, जमा करके रखा, उसको एक सूत्र में बांध करके रखा, इसको ही साहित्य कहते हैं। अगर एक वाक्य में अगर बात किया जाए तो नैतिकता भरी या ज्ञान की बातों को संजो करके रखना ही साहित्य कहलाता है, उसी को साहित्य कहते हैं।
साहित्य का मतलब होता है नैतिकता भरी बातों को संजो करके रखना। नैतिकता भरी बातों को संजो करके रखना ही साहित्य कहलाता है। कुछ और चीज़ें आते हैं, जैसे गद्य किसको कहते हैं? ये गद्य क्या होता है जी? एक और होता है पद्य। एक पद्य क्या होता है? गद्य और पद्य क्या होता है? साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, गद्य को प्रोज कहते हैं, गद्य को अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं, और पद्य को अंग्रेजी में पोएम कहते हैं। तो पोएम से तो आप समझ ही गए हैं कि पद्य जो है, पद्य का मतलब कविता, अंग्रेजी में इसको पोएम कहते हैं। और ये जो गद्य है, गद्य का मतलब होता है कहानी, निबंध, नाटक आदि को लिखना, आदि को लिखना। पद्य का मतलब हो गया कविता लिखना। ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को जानना आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण की। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये व्याकरण क्या चीज़ होता है, क्या काम करता है, क्या रोल निभाता है किसी भी भाषा में? किसी भी भाषा में व्याकरण का क्या रोल होता है, क्या करता है व्याकरण? व्याकरण क्या चीज़ है? तो व्याकरण का मतलब होता है किसी भी, व्याकरण वो चीज़ होती है, व्याकरण वो शास्त्र होता है, वो हथियार होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में समझना या शुद्ध रूप में जानना सीख जाते हैं। भाषा वह शास्त्र है, भाषा वह हथियार है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में जानना और शुद्ध रूप में समझना सीखते हैं। इसी को व्याकरण कहते हैं। तो हर भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, हर भाषा का एक अपना व्याकरण होता है। हिंदी का अपना व्याकरण होता है, इंग्लिश का अपना व्याकरण होता है, संस्कृत का अपना होता है। चलिए बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है, यह एक क्या है? हथियार है। यह एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का सही पढ़ना, लिखना, जानना सीखते हैं। अब किसी भी व्याकरण का, किसी भी संसार में किसी भी भाषा का अगर व्याकरण का आप उठाते हैं तो उसको जानने का या उसमें जो है मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं, या कहिए किसी भी व्याकरण के मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, तीन अंग होते हैं या तीन भाग होते हैं, तीन उसके मुख्य रूप से पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। तो व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। व्याकरण के अंग या हिस्से या भाग, कुछ भी बोलिए। तो व्याकरण के मुख्य रूप से जो है तीन अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार को अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फोनोलॉजी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? शब्द विचार को मोर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी। अब वाक्य विचार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिंटेक्स। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। सिंटेक्स। अब ये वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है और ये वाक्य विचार क्या है, किसे कहते हैं, क्या चीज़ है भाई? तो वर्ण विचार यानी व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण जो शब्द है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप में जानना, सही रूप में लिखना, सही रूप में बोलना समझते हैं या जानते हैं, सीखते हैं, उसको सीखने के लिए या उसको पढ़ने के लिए, व्याकरण को पढ़ने के लिए या जानने के लिए जो है मुख्य रूप से व्याकरण को 3 भागों में बांट दिया गया। जिसमें पहला भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा भाग में क्या पढ़ेंगे, तीसरा भाग में क्या पढ़ेंगे। पहला व्याकरण के पहला भाग में क्या सीखेंगे, दूसरा भाग में क्या सीखेंगे और तीसरा भाग में क्या सीखेंगे। पहला भाग में हम लोग सीखेंगे वर्णों को, वर्ण का सही उच्चारण, वर्ण कौन कौन से होते हैं, इस किसी भी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण कितने हैं, उनके उच्चारण क्या हैं, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, लिखने का ढंग क्या होगा उसका, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार में। वर्णों को पढ़ेंगे हम लोग वर्ण विचार में। शब्द विचार में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शब्द विचार है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द को बनाने का तरीका, शब्द का प्रयोग, उसके पर्याय, उसके विलोम, उसके आदि चीज़ों को हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ आता है सिंटेक्स, या हिंदी में से कहते हैं वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में पढ़ेंगे हम लोग कि वाक्य कितने तरह के होते हैं, वाक्यों की बनावट कैसे होगी, वाक्य को शुद्ध रूप में कैसे हम लिखेंगे, किस वाक्य में किसी भी शब्द को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, कौन से शब्द को कहाँ पर रखा जाएगा, किस तरह से उसमें शब्दों को व्यवस्थित किया जाएगा, यही चीज़ किया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा भाषा को और भाषा के सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।